बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन भी हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। आज चौधरी निसार साहब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमेशा की तरह उनका अंदाज निहायत मुतासिरकुन था, लेकिन आज वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से कहा जाता है कि सच सामने आ जाए तो कड़वा लगता है, सच्चाई दिखाने पर वो कुछ खास नामों से नाराज भी नजर आए। क्लासा साहब, मुझे लग रहा है वो आपसे नाराज हैं। तो ये तो अभी देखना होगा, उनका क्लिप भी हम आपको यकीनन दिखाएंगे जिसमें वाज़ेह तौर पर पता चल सकेगा कि आया वो क्लासा साहब से नाराज हैं या इसके पीछे कोई और है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की भी बात करेंगे, 2 विकेटें आज भी उनकी गिर गई हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि एमक्यूएम की ये जो विकेटें गिरी हैं, क्या ये एमक्यूएम के लिए नुकसानदेह साबित होंगी, कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, मुस्तफा कमाल को कुछ मजबूती हासिल हो सकेगी या नहीं, या हमेशा की तरह कराची की आवाम ही इस मामले में पिसेगी। और कुछ बात करेंगे उस दास्तान की जो आज सुनाई गई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में। पीआईए से मुतालिक निहायत दिल दुखी हुआ, उसके ऊपर होशरुबा इंकशाफात भी आए सामने, वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो क्लासा साहब, आपके साथ ही शुरू करते हैं। चौधरी निसार साहब की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, तो प्रोग्राम के आगाज पर भी हमारी बात हो रही थी, तो आपका कहना था आपसे नाराज है? अगर उनका क्लिप, अगर मेरा ख्याल है जो चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम दिखाएंगे, अगर वो दिखा देते उससे थोड़ी सी आसानी हो जाती है लोगों को जरा उसको समझाने में, या मुझे भी अपना उसमें रिस्पॉन्स। चलिए क्लासा साहब, फिर मेरा ख्याल है पहले वो क्लिप हम दिखा लेते हैं, फिर मैं जरा उसकी वजाहत। बिल्कुल। चौधरी निसार साहब की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इसका एक छोटा सा क्लिप है जिसमें वो कुछ खास नाराज है, तो वो पहले देख लेते हैं। शाम के वक्त वो एक मखसूस टाइम होता है, वहां जो लोग जिनको दावत दी जाती है वो इतने चौके और छक्के लगाते हैं कि असल जो मफहूम है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। मैंने बड़े जिम्मेवारान लोगों से ये सुना कि एग्जैक्ट पे तो कमेटी बन गई फौरी, इस पे क्यों नहीं बनी, इस पे भी फौरी कमेटी बनी और एफआईए की बनी, उस पे भी एफआईए कमेटी और इसमें भी एफआईए कमेटी, और सिर्फ एग्जैक्ट पे और इस पे नहीं बनी, दर्जनों के हिसाब से केसेस। मेरे नोटिस में जब भी कोई कानून की वायलेशन का केस आता है, करप्शन का केस आता है, उसका मैं नोटिस लेता हूं, और मीडिया से खास तौर पे जब मुझे इनपुट आती है तो अपने रिकॉर्ड क्लियर कर लो यार। मैं अब हर मीडिया चैनल पर आके पोजीशन क्लैरिफाई नहीं कर सकता, मगर खुदा के लिए हकायक को और सच्चाई को भी अपने नजदीक आने दो। और ये बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल्स आके जो मुंह में आता है कह देते हैं, मुझे बस अफसोस ही होता है। इनको यही नहीं पता जब ये कहते हैं कि नहीं जी कमेटीज को कोई फायदा नहीं, ये कर दो और वो कर दो, तो क्या ये भी वाज़ेह कर दें कि ये कर दो और वो कर दो, क्या मतलब है? चौधरी निसार साहब का ये क्लिप हमने देखा। क्लासेस सब प्रोग्राम से पहले आप कह रहे थे आपसे नाराज हैं, कोई नाम नहीं लिया उन्होंने आपका। जहाँ पे एक तो चौधरी साहब से हमारी बड़ी पुरानी याद है, आमिर साहब की भी है, मेरी भी है, हमारा एक बड़ा एहतराम का एक जाती एक रिश्ता भी है, एंड इट्स ए बिजनेस, इट्स नॉट पर्सनल। ये पहले बता दूं, ये मारियो प्रूजो तो आपको पता है, फिर वो गॉड फादर अगेन इट्स ए बिजनेस, इट्स नॉट पर्सनल। और मुझे पता है कि ना हम उन पे कोई पर्सनल अटैक करते हैं, ना वो हमारे ऊपर पर्सनल अटैक करते हैं। एक उनका काम है वो करें, एक हमारा काम है हम करते हैं। अब थोड़ी सी मैं आज तो ऐसे साहब माजूद के साथ बड़ा पर्सनल अटैक था, इंटेलेक्चुअल समझते हैं, चौके छिक्के मारते हैं, हम भी कहते हैं इतना तो सच्चाई को भी करीब आने में, इतना तो चौधरी साहब का हक बनता है, थोड़ी सी वो भी हमारी ये धुलाई कर लिया करें, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं एंजॉय कर रहा था कि 30 साल से लफरी उनका करियर और हमारा करियर इकट्ठे ही शुरू हुआ था, 30 साल बाद चौके छिक्के हमारे लगने लग पड़े उनको। आप एक और कभी किसी दौर में, आप ये बुरा लगता है कहते हुए, मैं आमिर या कुछ और जर्नलिस्ट जो हैं जब अपोजिशन में थे, जनरल मुशर्रफ का दौर था, हम चौधरी निसार अली साहब के नजदीक हमसे अच्छे जर्नलिस्ट इस्लामाबाद में नहीं थे, जो जनरल मुशर्रफ जैसे एक मिलिट्री डिक्टेटर के खिलाफ वो डटे हुए थे, लिखते थे, ये डायरीज लिखते थे, आके हम खबरें करते थे, बस वो खैर एक लंबी कहानी उनके। हमने तो दस्तावेजात भी दिखाई, फिर भी कहते हैं सच्चाई के साथ सामने आए। हाँ, तो एक दौर था, चौधरी साहब को हम बड़े अच्छे लगते थे, और उन्हें खुद भी पता है, अगर वो सुन रहे होंगे प्रोग्राम जो कोई उन्हें बता देगा, हम उनके आप कह सकते हैं सबसे फेवरेट जर्नलिस्ट होते थे जब जनरल मुशर्रफ का दौर था। खैर उसको छोड़ दें, अब मैं जरा इस इशू पे आता हूँ। एक जहन में रखें कि जो उसका उन्होंने टॉपिक उन्होंने लिया ना, उसका एग्जैक्ट का जी, ये टॉपिक हमने आके उठाया था 2 दिन पहले, हमने बात की थी इस पे कि एग्जिट कंपनी के खिलाफ इन्होंने किस तरीके से रातों रात एक वहां पे न्यूयॉर्क टाइम में स्टोरी छपी, और यहाँ पे इतनी एक्टिविटी आई कि जो ही सुबह खबर आई तो उसके बाद एफआईए के इनके आप कह सकते बलूंगड़े जो हैं 2-4 कराची में जो इन्होंने रखे हुए हैं एफआईए के, जो उन्होंने पीछे लगाए और जिस तरह की गिरफ्तारियां की गई, अभी तक गिरफ्तार हैं, 6 महीने से वो उसके एग्जिट के मालिक जो है डायरेक्टर हैं वो जेल में पड़े हुए हैं।
सो ये हमने ही प्रोग्राम किया था। कोई और चैनल किसी को जरूरत हुई हो कि एग्जिट की बात करके दिखा दे तो फिर बताएं किसी और की तरफ जिक्र है। ये 2 रात पहले हमने अपने प्रोग्राम में एग्जिट पे हमने तफसील से बात की। इसका कंपैरिजन आके हमने किया था मुस्तफा कमाल के साथ, उनके एलिगेशंस पे, और साथ में इसका आके एग्जिट का कहा था। अच्छा, वो कहते हैं कि हमने कहा कि एग्जिट पे आपने कमेटी आपने उस पे क्यों नहीं बना दी, उस मुस्तफा कमाल पे। ये जहन में रखें, अगेन मेरा ख्याल चौधरी साहब अच्छी तरह समझते हैं, ये जानबूझ के चीजों को ट्विस्ट करते हैं। हमने ये नहीं कहा था कमेटी क्यों आपने इस पे नहीं बनाई या आपने कमेटी बना दी एग्जिट पे। एग्जिट के लोग गिरफ्तार हैं, बिल्कुल ऐसा वो है। जेल में हैं। आपके एफआईए के जो 2-4 वो बलूंगड़े वो कराची में बैठे हुए हैं जिनका काम ही ये है कि कहीं से इशारा मिले शुरू हो जाओ, इशारा मिले बंद हो जाओ। उनसे पूछें कि उन्होंने जाके एग्जिट के दफ्तर पे छापे मारे, एग्जिट के लोगों को गिरफ्तार किया, उनके डायरेक्टर गिरफ्तार हुए, उनके एम्प्लॉइज गिरफ्तार हुए, उनके दफ्तर सील हुए, उनकी मशीनें उठा ली गई, और अभी तक कोई एफआईए ने चालान भी पेश नहीं किया। बड़ा फौरी एक्शन हुआ, उस पर फौरी एक्शन हुआ था। हमने कहा था, हमने कमेटी की बात नहीं की, और ना आप हमारे कहने पे आके कुछ करें, और आप कुछ कर भी नहीं सकते। ये भी बता दूं क्योंकि चौधरी साहब जो हैं सिर्फ इंटीरियर मिनिस्टर हैं इस्लामाबाद आईसीटी, इससे बहर की उनकी कोई मेरा ख्याल ना कहीं चलती है ना उनकी मानी जाती एक चीज। इसलिए वो जो बात कह रहे हैं ना कि हमने मुतालबा किया था, जनाब आप हमारे मुतालबे पे कुछ ना करें। हमने एग्जिट का जो हमने बात की थी गिरफ्तारियों को की थी। अब आपने अपनी गुफ्तगू में ये नहीं कहा कि आपने एग्जिट के लोगों को गिरफ्तार करके रखा हुआ है, आपने कहा कि हमने उस पर ही कमेटी बना दी है। नो 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 नो, आप गलत बयानी कर रहे हैं। आपने कमेटी नहीं बनाई, आपने उनको गिरफ्तार करके जेल में रखा हुआ है। पिछले 6 महीने 8 महीने से वो जेल में पड़े हुए हैं और अभी तक कुछ और मुस्तफा कमाल को क्या कह रहे हैं कि सबूत लाओ, आपका सबूत नहीं है। और उनसे एफआईए से पूछें, जो एफआईए के ग्लैडिएटर 2-4 इन्होंने भर्ती किए हुए हैं, कि जनाब किधर है सबूत? 6 महीने से बंदे जेल में पड़े हुए हैं। एक चीज। दूसरा, वो कहते हैं कि मैं हर चीज पे कमेटी बना देता हूं और मैं एक्शन लेता हूं। यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई विश कि हम कल उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। चौधरी साहब ने रहमान मलिक के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, स्टोरी तो मेरे पास अखबार की छपी हुई है, जिसमें इन्होंने फरमाया था कि 2000 पासपोर्ट रहमान मलिक ने, यूसुफ रजा गिलानी ने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट और ब्लू पासपोर्ट जो है इन्होंने गलत तरीके से गलत लोगों को, इवन अपने नौकरों को दे दिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है, लाइव की हुई है। और अब कौमी असम्बली की वहां पे एक स्टैंडिंग कमेटी में बताया गया, जो मसरूफ ये तहकीकात फरमाते हैं, उन्होंने रहमान मलिक को क्लीन चिट दे दिया। रहमान मलिक के खिलाफ 1 घंटा इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि रहमान मलिक ने कितने कितने ब्लू पासपोर्ट और उसके बाद डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो हैं उनको गलत तरीके से जारी किया है, वो किया होगा। अब उसी की इंक्वायरी करा के उन्होंने उनको क्लीन चिट दे दिया कि रहमान मलिक ने कुछ गलत नहीं किया। वो भाई आप तो लॉन्ड्री बन गई है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है ये तो लॉन्ड्री बनती जा रही है। वो नैब वाला काम जो था वो तो उसने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ले लिया है। इनसे पूछे सेफ सिटी प्रोजेक्ट, वहां $70 मिलियन की उसमें पेमेंट्स कराई थी रहमान मलिक ने, उनको चाइनीज ये कंपनी को लेकर भाग गई। वो 5-6 साल से केस जो है नैब के पास पड़ा। इनसे पूछा आपने उस पर क्या एक्शन लिया? सर, ये जो कमेटी बनाई जाती है ना, ये महज आप उनको अपने अपोनेंट्स को ये डराने के लिए बनाते हैं, लोगों को दबाव में लाने के लिए करते हैं। बन जाती, काम कुछ मेरा इनसे सवाल है, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई होप जो सहाफी मेरे दोस्त खड़े होंगे इनसे डरने के बजाय थोड़ी सी हिम्मत करके पूछ लेंगे कि रहमान मलिक के खिलाफ आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये 2000 पासपोर्ट इसने गलत बनाए हैं, मुल्क को इसने दागदार किया, पासपोर्ट की कीमत खत्म होगी है, बला बला। और इन्होंने उस पर असला लाइसेंसेस पे भी कमेटी बनाई थी कि बड़े बोगस आपके असला लाइसेंसेस जारी हुए। तो मेहरबानी का आप उसके फरमाए रहमान मलिक को पासपोर्ट स्कैंडल में तो आपने चिट दे दी, आपकी अपनी मिनिस्ट्री ने दी है। अब असला स्कैंडल का भी बता दें और एग्जिट का लोगों को एग्जैक्ट बताएं कि आपने गिरफ्तारियां की हैं, आपने सिर्फ उस पर कमेटी नहीं बनाई। लेकिन मुस्तफा कमाल को कह रहे हैं कि जनाब आप हमें सबूत दें, आप हमारे पास वो लेके। सो इसमें बड़ा फर्क है। बाकी उनको राइट है, चौधरी साहब हमने तनकीद करें, मैं उनका राइट ओपिनियन है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चौधरी निसार साहब का मैंने कहना कि मेरा साफ्ती करियर और उनका सियासी करियर कट्टे एक साथ से शुरू है। बड़े करीब से हमें मौका मिला उनको देखने का। उनका वो अंग्रेजी का एक इस्तिलाह होती है, उसे कहते हैं मिसप्लेस्ड रिएक्शन। वो है कि किसी का गुस्सा होता है निकलता किसी और जगह पे है। उनको बुनियादी तौर पे गुस्सा अपनी पार्टी से ही है कि उनसे ये जो वजारत दाखिला नहीं चल पा रही है ना, वो समझते हैं कि जनाब, और सही समझते हैं कि काफ़ी सारी उनको वसाइल जो देने चाहिए थे, जैसे नेक्टा ना चलाने पे एक बहुत बड़ा इदारा, उनका इतना कसूर नहीं है जितना उनका है, जिन्होंने उनको पैसे नहीं दिए। एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ। दूसरा, उनकी पार्टी उन पे धरने के दिनों से एतबार नहीं करती। यहाँ की आईजी साहब को इंस्ट्रक्शंस थी कि इनका फैसला ना सुनना, क्योंकि पता नहीं है क्या करवा दें, लड़वा दें। तो सबको इंस्ट्रक्शंस थी कि इनकी नहीं सुननी, हमारे से पूछ लीजिएगा। तो ये वो था।
और वो अब गुस्सा मैंने कहा ना, वो हमें उन्हें हमारे चौके छिक्के तो याद हो रहे हैं। ये कल परसों उन्होंने छिक्का मारा है कि ये शहबाज तासीर साहब जब पकड़े गए तो इन्होंने पार्लियामेंट में ये कहा कि जनाब वो उनको ऑपरेशन हुआ था और वहां पे ऑपरेशन में पकड़े गए। बाद में पता चला कि वो बेचारे ऑपरेशन नहीं होता। अब उन्होंने इंक्वायरी की हुई है कि जनाब मुझे आईजी की भी इंक्वायरी, सारों की इंक्वायरी, वो जो कह रहे हैं ना मैं फौरन इंक्वायरी कर देता हूँ, वो इंक्वायरी उन्होंने की हुई है। मुझे इनके अंडर आईजी वाले ने, एक ने बेचारे ने स्टोरी अपनी सुनाई, इनके नीचे जो काम करते हैं उन्होंने कहा जनाब ये रोज का मामला है। मसला ये है कि ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां दहशतगर्दी सबसे बड़ा मसला है और उसके इंचार्ज जो मिनिस्टर हैं वो किसी से डायरेक्टली, उन्होंने आईजी से डायरेक्टली कभी बात ही नहीं की। उन्होंने जी होता ही है कि इनके पीए दर पीए होता है, आगे स्टाफ अफसर होता है, मेरे स्टाफ अफसर से बात करता है, मैं बताता हूं, जब तक मैं बताता हूं ना इन तक जो पहुंचती है वो स्टोरी कुछ की कुछ बदल गई होती है। तो ये मैं हैरान नहीं हुआ जो इन्होंने ऑपरेशन की कोयटा में शहबाज तसीर की बाजियाबी की स्टोरी सुनाई है। उनका ये रोज का मामला है कि ये कुछ कहते हैं, वो दरमियान वाला स्टाफ मुझे कुछ बता देता है, मैं एक्सप्लेनेशन इनडायरेक्टली देता हूं कि जो मिनिस्टर आजकल के दौर में फोन पे ना अवेलेबल हो, अपने स्टाफ से, मेजर स्टाफ अपने आईजी से इंटीरियर मिनिस्टर जब बात करने के लिए होती है प्रोटोकॉल, वो आपको पता है वो बहुत बड़े चक्री अच्छा, आमिर मतीन साहब आप रॉयल राजपूत हैं, तो वो ऑर्डिनरी उससे स्टाफ से आईजी से तो बात नहीं कर सकते। भाड़ में जब सिकंदर का जो वाकया याद नहीं आपको कि पूरा यहाँ मुल्क को उसने, कैपिटल को उसने हॉस्टेज बनाया था और ये जाते रहे, ये मोटरवे पे थे और ये मोटरवे लाहौर की तरफ जाती रही, वो 1.5 घंटे वो हमने उस जमाने का देखा। अच्छा आमिर मतीन साहब, जहन में एक सवाल आ रहा है, क्योंकि आपने बताया है कि चौधरी निसार साहब का सियासी करियर और आपका करियर तकरीबन एक साथ शुरू हुआ और करीब से देखने का मौका भी एक दूसरे को बहुत मिला होगा, इससे मुतालिक सवाल करेंगे। आज बहुत सारे अखबारात में एक ऐड आया, उस ऐड को पहले आप देख लें, उसके बाद वापस आएंगे, उस ऐड से मुतालिक बात करेंगे। ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था ये आपने कर दिया। अच्छा क्लासा साहब, ये जो ऐड आया है मुख्तलिफ अखबारात में, अब ये वक्त आ गया हमारे इदारों के ऊपर कि आम आवाम से सबूत मांगे जाएंगे। मतलब ये अब ये अगेन आपके हाथ में एक डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद जोन, वो मेरा ख्याल मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को भी मजाक बना रहे हैं। ये एक लाफबल हरकत की गई है कि इश्तिहार दिया गया है जनाब के सरफराज जो मर्चेंट साहब हैं, उन्होंने जनाब अपनी सियासी पार्टी और उसके कैदीन पे कुछ गैर कानूनी उन्होंने इकदाम के बारे में आके इंकशाफात किए हैं। FIA इंक्वायरी कर, जिस शख्स के पास इन इल्जामात से मुतल्लिक कोई मालूमात, कोई दस्तावेजात या सबूत हूं, वो जाती तौर पर डायरेक्टर FIA से रब्ते करें। ये इन्वेस्टिगेशन है, ये FIA का लेवल रह गया है। अखबारों में इश्तिहारात दें, वो आके लोग इनकी मदद करें, फिर FIA को करें बंद। ये जो आपने यहाँ पे अपने रखे हुए ना, जिनको आप अपने जाती मसाइल के लिए, मकासद के लिए, बड़े लोगों के मकासद के लिए FIA को इस्तेमाल करते हैं, फिर इसको कर दें बंद। अब सरफराज जो मर्चेंट बैठा हुआ है लंदन, जरा सुनते हैं जरा हमारे टेलीविजन पे, चैनल पे वो अवेलेबल है। अच्छा, वो रोज आके बता रहे होते हैं। एक ने काम करना चाहिए, ये पैसे जो लगाए ना, फिर ये पाकिस्तानी अखबारात को देने की बजाय ना वहां पे उसके लंदन ये टाइम्स में छपाएं कि भाई वो तो वहां बैठा हुआ है सरफराज मर्चेंट, अगर वहां से कोई उसमें फंडिंग हो रही है, कोई राह के कोई सबूत हैं कोई इसके MQM के खिलाफ, तो लंदन के लोगों को पता होगा ना। या आप वहां पे किसी और मुल्क में इश्तिहारात दें जहां से राव फंडिंग करवा रही है। मुझे ये समझाएं, एक पाकिस्तानी जो यहां पे बैठा हुआ है उसको कैसे पता हो सकता है कि ये सरफराज मर्चेंट साहब हैं, लंदन में रहते हैं, वो पैसे कहां से अरेंज कर रहा है। एक आम पाकिस्तानी को राह के ये कनेक्शन जो हैं MQM के हैं या सरफराज उसके मर्चेंट के हैं, वो कैसे स्टेब्लिश कर सकते हैं। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा मजाक FIA अपना उड़वा नहीं सकती, और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर थोड़ा सा रहम करे कुछ अपने ऊपर, एक अच्छा तस्वर इनका है, नाम बनता है। इस तरह के एड दे के पाकिस्तानी अवाम मदद करे, मजे का चीज ये की गई है कि किस तरह से इश्तिहार दिया गया है। और मुस्तफा कमाल जब खुद चीख के ये बात कर रहा है कि मुझे बुलाया जाए तो मैं सबूत भी फराहम करूंगा, इससे मुतालिक में बात करेंगे। और जिस तरह से चौधरी निसार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक मुनज़्ज़म जमात है, अपना मैंडेट रखती है, मुल्क दुश्मन इल्जामात के ऊपर उसे इस तरह की जमात नहीं करार दिया जा सकता। तो माजी में चौधरी निसार खुद क्या मुत्तहिदा के बारे में कह चुके हैं, इससे मुतालिक भी आपको छोटा सा क्लिप दिखाएंगे। एक ब्रेक लेंगे, वापिस आइएगा, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम मुकाबिल में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहते हैं। बात हो रही थी चौधरी निसार से मुतालिक, तो आमिर मतीन साहब मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था। वो सवाल ये था कि आप दोनों ने करियर एक साथ शुरू किया और बड़ा करीब से देखने का मौका मिला, तो पहले ये ऐसा था या अब ऐसा हुआ है कि चौधरी निसार साहब खुद को मुकद्दस का समझना शुरू हो गए? मैं समझता हूँ चौधरी निसार साहब में जो है ना ये रिसेंट बड़ी है,
और मैं उनके साथ एक्चुअली हमदर्दी करता हूँ, क्योंकि पूरे ये जो जब सारे शरीफ बरादरान मुल्क से बाहर थे तो उस जमाने में बड़ा PMLN पे सबसे टफ वो टाइम था, और उस वक्त ही वॉज दी वन हु वाज होल्डिंग दी फोर्ट, लीडर ऑफ दी अपोजिशन। उस जमाने में दबंग तरीके से की इन्होंने और बहुत अच्छी की। ये अपोजिशन के अंदर इनकी क्लास बिल्कुल सामने आती है, और इन्होंने उस दौर में उनकी एब्सेंस में बहुत अच्छा किले का वो जो है ना अलमबरदार ये थे। तो नेचुरली उसके बाद एक उम्मीद होती है कि आप यू आर मोर इक्वल देन अदर्स, और ये एक जेन्युइन उम्मीद है। और याद रहे कि 1985 की जो लॉर्ड जिसमें नवाज शरीफ साहब भी आए, ये सारे इकट्ठे आए थे। तो नून लीग में सिर्फ चौधरी निसार रह गए हुए हैं या राजा जफरुल्लाह के, जो कि ऑलरेडी बेचारे खुडे लाइन एक सेरेमोनियल पोस्ट पे रखा हुआ है। एक्टिव कैबिनेट के अंदर सिर्फ ये हैं जो कि उनके बैचमेट हैं, इकट्ठे आए हुए हैं। तो जाहिर है उनकी एक उम्मीद है कि जनाब मुझे ये एक रोल, ये इज्जत मिलनी चाहिए जो उनको नहीं दी जाती। तो मैं भी कह रहा हूं कि गुस्से ये वाले हैं, वो हमारे पे गरीबों पे निकलते हैं, चौके छिक्के मारने पे वो हमें नाराज होते रहते हैं। तो ये तब्दीली जो है ना, ये इनकी ये है कि उनको उनकी पार्टी में इज्जत जो उनको मिलनी चाहिए नहीं मिल रही है, और उसकी वजह से मैं समझता हूँ इस वजारत ने उनका करियर तबाह किया है कि ये साजिश ही हुई है, उनसे वजारत दाखिला नहीं चल पाई। फ्रैंकली मेरा ये जाती ख्याल है। बिल्कुल। अच्छा रऊफ क्लासा साहब, अभी अपोजिशन की बात की कि नून लीग जब अपोजिशन में थी तब हमने देखा कि इनका मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए मौक़िफ़ मुख्तलिफ होता था, खुद जब इख्तिदार में आए हैं तो इनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ हो गया। बिल्कुल, मेरा ख्याल है आपके पास एक और क्लिप भी है जब चौधरी साहब जो हैं, और जैसे आमिर कह रहे थे, मतलब हमारे ऊपर तनकीद करना उनका हक बनता है, उनका राइट है, और बड़े अच्छे तरीके से वो उसको करते भी। आमिर साहब नाराज हो गए कि चौके छक्के वाली बात, फेयर इनफ। लेकिन एक चीज जो है ना चौधरी साहब को देखनी चाहिए। चौधरी साहब जिस बात से नाराज होते हैं वो शायद मैं भी हूँगा, अगर मेरी भी कंट्राडिक्शंस आप हाईलाइट करेंगे, इंसानी एक मिजाज भी है, नेचर भी, मुझे भी बताया जाएगा कल आप ये कहते थे, परसों ये कहते थे। अच्छा, बाज होते हैं आपकी ना एक राय होती है, चेंज हो सकती है, लेकिन जब आप बैठ के फैक्ट्स को चेंज करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम है। राय चेंज करना कोई बहुत बड़ी बात, ये गलत बात नहीं होती, लेकिन फैक्ट्स को चेंज करना, लेकिन फैक्ट्स को जब आप चेंज करेंगे, फैक्ट्स में आप आके उसमें कोई थोड़ी सी मार धाड़ करेंगे, वो प्रॉब्लम होता है। तो ये जो है चौधरी साहब जो है, इन्होंने खुद इतने घिनौने इल्जामात लगाए हुए हैं सख्त किस्म के, वो दिखाना दे। मेरा ख्याल है कौन को सुना दे। माजी में चौधरी निसार साहब MKM के लिए क्या जज्बात रखते थे, उनकी जुबान से क्या अल्फाज निकलते थे, चलें आपको जरा माजी में ले जाते हैं, वो आप जरा देख लीजिए, वापस आएंगे फिर क्लासा साहब से बात करेंगे। एशिया के सबसे अजीम इनकलाबी लीडर ने लंदन से एक तकरीर की और ऐसी ऐसी बातें की जो किसी मुहज़्ज़ब शख्स को, किसी जमहूरी अंदाज से सोचने वाले शख्स को जेब नहीं देते। आज मीडिया को मेरी अपील है कि उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि ये हजरत जब बोलते हैं तो अक्सर और बेशतर ये होश में नहीं होते। आपकी सियासत तो मुनाफिकत की सियासत है, आपकी सियासत तो शिद्दत की सियासत है, आपकी सियासत तो अगूबत खानों की सियासत है, आपकी सियासत तो दुश्मनों को गोली मारने तो दूर की बात, अपनों को जो आपसे इख्तलाफ करते हैं उनको भी गोली मारने की सियासत है। आपके करीब आपके पार्टी के चेयरमैन गोली का निशाना बना दिए गए। हमारे साथ एक वजीर थे सैयद तारिक महमूद, गोली का निशाना बन गए। अजीम तारिक सिर्फ मुखालफत से गोली का निशाना बन गए। सर, इन्होंने वफादारी का हल्फ दिया हुआ है मलका बरता। माजी में चौधरी निसार क्या जज्बात रखते थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए, वो तो आपने सबने देख लिया। क्लासा साहब, जब ये खुद बातें कर रहे थे सबूत थे इनके पास? ये राय नहीं है चौधरी साहब की, ये राय नहीं है। राय हो सकती है, आप चेंज कर सकते हैं, मुझे उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं। दुनिया में लोग अपने आप को आके इंप्रूव करते हैं, नए आपके सामने फैक्ट्स आते हैं। राय को चेंज करना ये कोई गिला ताना नहीं होना चाहिए, लेकिन ये फैक्ट्स बता रहे थे, ये फैक्ट्स है कि फलां ने ये किया, गोली मारी, कत्ल किया, बत्ते ये फलां किया। तो सवाल ये है जो हमारा है आजकल, जो हमें वो बता रहे हैं कि आप छक्के चौके लगाते हैं, ये क्या था फिर? आज मुस्तफा कमाल इसी तरह के इल्जामात वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए तो कहते हैं लफाजी है। अगर चौधरी निसार अली खान साहब ये खड़े होकर फैक्ट्स बताएं, अगेन एम सिंह, और ये कोई आम आदमी नहीं है चौधरी साहब, ये अपोजिशन लीडर थे उस वक्त। ये एक जैसे आमिर कह रहे थे, एक बड़ी पार्टी को यहाँ पे हेड कर रहे थे, लीड कर रहे थे कौमी असेंबली में। उन्होंने इतने बड़े बड़े इल्जामात लगा दिए, तो अब एक कमीशन उन्हें अपने ऊपर भी बना लेना चाहिए चौधरी साहब को, बल्कि एक कमीशन और भी रहता है। जब यहाँ पे चौधरी, आपको याद होगा, एतजाज अहसन साहब ने तकरीर की थी, अब वो तकरीर भी किसी दिन हम सुनाते हैं कि उन पे कितने बड़े बड़े इल्जामात लगे, क्या क्या उस पर बात हुई, तो चौधरी साहब ने आज तक उनका जवाब नहीं दिया वैसे, वो जो इल्जामात उन पे एतजाज अहसन साहब ने लगाए थे। तो ये नहीं हो सकता कि जब ये अपोजिशन में हूं तो इनका जो जी चाहे ये अल्ताफ हुसैन पे, MQM पे उनको कातिल भी कहें, उनको बत्ताखोर भी कहें, उनको दहशतगर्द भी कहें, उनकी जात पे भी हमले करें। चौधरी साहब को तो जायज है। अगर मुस्तफा कमाल बैठ के कुछ
आप अगर इन्हीं से मिलते जुलते बातें की ना, मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, इनकी देखें, तो वो कहते लफाजी हो रही है, वो फिर आपकी FIA कहती है जी कोई सबूत है तो ढूंढ के हमें दें, आवाम से तो ये मेरा ख्याल है ये वो कंट्राडिक्शंस हैं जो हाईलाइट होते हैं। तो चौधरी साहब फिर हमें कहते हैं कि हम छक्के चौके लगाते हैं, फिर चौधरी साहब की गुफ्तगू तो पूरी कौम ने सुनी है कि MQM के बारे में वो क्या कह रहे थे। आजकल MQM के सबसे बड़े डिफेंडर, उनको बचाने वाले कि MQM जो है वो बिल्कुल उस मुस्तफा कमाल जो है वो अच्छे नहीं है, वो चौधरी साहब खुद हैं। इसका मतलब है क्लासा साहब अगर मजीद हम सबूत ले आएंगे, मजीद क्लिप्स दिखा देंगे, तो फिर तो वो ये कहेंगे कि मीडिया पर बैठने वाले लोग जो है सेंचुरियां स्कोर कर रहे हैं, अभी तो छक्के चौकों की बात हो रही है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की 2 और विकेटें गिरी हैं, उन विकेटों से मुतालिक बात करेंगे, हमारे साथ रहेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ चौधरी निसार से मुतालिक बात हो रही थी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक बात हो रही थी, जहां पर सियासत से मुतालिक बात हुई वहीं पर उन्होंने कुछ क्रिकेट से मुतालिक भी बात की। आमिर मतीन साहब आपकी जानिब भी आएंगे, क्रिकेट से मुतालिक उन्होंने बात की, सिक्योरिटी टीम गई, वहां से फिर रिपोर्ट किया गया, चौधरी निसार ने क्लियरेंस दे दी, नवाज शरीफ ने कहा कि भरपूर यकीन है हमें चौधरी निसार पर। आज वही चौधरी निसार आकर ये बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। मैं चौधरी साहब पे इतना आगे ही तजिया पेश कर चुका हूँ, तो इसमें क्या कहूँ, ये बचकाना सी बात है। जिस तरह वो इश्तिहार देने वाली FIA वाला, ये भी उतनी ही बचकाना मुझे लग रही है। आपने फैसला करना है कि जनाब आपने टीम वहां पे भिजवानी है या नहीं भिजवानी। अब ये वाली बात क्लास साहब आगे वक्फे में कह रहे थे कि जनाब बच्चे स्कूलों में नहीं जैसे करते, नहीं मुझे आप लिख के दें या ग्राउंड में चले वहां हम जाके लड़ाई करेंगे। ये जी बचकाना सी बात है कि भाई वो कह रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर वो कह रही है कि जाहिर है वो यही कहेंगे कि जनाब हम इससे ज्यादा क्या गारंटी देंगे, लिख के दें जी, मुझे लिख के दें। अगर जो है लिखना क्या होता है। मैं अच्छा इस पे मैं जरा थोड़ी सी तफसील से बात करना चाहता हूँ, नॉट बिकॉज कि हमें कोई मसला है उस पर चौधरी साहब का अगेन है अपना एक्स्ट्रा, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के इश्यूज बड़े अहम उठाए जिसमें हम जरा तफसील से बात करना चाहते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही जो अगेन अभी हम कर रहे थे, ये बचकाना हरकत होती है। होस्ट गवर्नमेंट जो है इंडिया जो है या कोई भी हुकूमत हो, आपको ये गारंटीज मांगनी ही नहीं चाहिए थी, ये जहन में रखिएगा। अगर खुदा ना खास्ता हमारे यहाँ श्रीलंकन टीम है जो हादसा पेश आया, हमें उन्हें कोई कहा था गारंटीज दें। जब आप किसी टीम को अपने यहाँ भेजते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, टीम को भूल जाएं। मुझे जब कोई भी मुल्क वीजा देता है, मैं इंडिया जाऊं, मैं UK जाऊं, अमेरिका जाऊं या मैं कहीं भी जाऊं, तहरीरी गारंटी तो नहीं सुने, जब कोई वीजा दे रहा है मुल्क आपको, ये उसकी गारंटी है कि मैं उसके मुल्क में हूं, मुझे सेफ होना चाहिए, मुझे सिक्योर होना चाहिए और मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर खुदा ना खासा मुझे बताएं कुछ हो जाता है तो लोकल पुलिस जो है, लोकल इदारे जो एक्शन लेते हैं। अगर मैं चला जाऊं, अगर मेरे साथ अगर UK में कोई प्रॉब्लम हो जाए, वो ये थोड़ा कहते हैं कि हमने आपको लिख के दिया था। मतलब आप जाए लंदन की पुलिस के पास, जी मेरे साथ फलां ज्यादती हो गई है और मैं पाकिस्तान से आया हूं, तो वो क्या कहे कि हमने आपको लिख के दिया था कि आप यहाँ पे लंदन तशरीफ लें, तो हम तो आपकी कंप्लेंट एंटरटेन नहीं करते। वीजा मतलब है कि उन्होंने आपको अपने मुल्क में जहां आने की इजाजत दी है, सारी जिम्मेदारी ले रहे हैं। दूसरी बात यह है, ये थोड़ा सा मेरा ख्याल कॉमन सेंस होनी चाहिए कि जब आपको वहां का वो कह रहे हैं मिनिस्टर, जो मेरे कलकत्ता की जो ये ममता बनर्जी, उन्होंने कहा है कि हमें खुशी हो रही है कि पाकिस्तानी टीम आ रही है। इट शुड हैव बीन एनफ। अगर आपने टीम भेजनी है, अगर वैसे आपने कोई अपनी पेट्रियाटिक गेम्स खेलनी है, क्योंकि इंडिया ने आपको आकर विजिट नहीं किया, उन्होंने हमारे साथ कोई मैचेस नहीं खेले, थोड़े से ठीक है कंसर्न हो सकते हैं कि कलकत्ता में हमारी टीम के ऊपर वो बोतलें छोतलें फेंकने का है। मेरा ये है कि फैसला कर साहब की बात कर रहा हूँ कि फैसला कर लें कि आपने भिजवानी है नहीं। अगर नहीं भिजवानी तो ये ना कहें जी हमें लिख के दें। एक बात बताएं, मुझे मतलब इंडिया लिख के दे देते हैं, चौधरी साहब को एक वहां से रिटर्न स्टेटमेंट आया, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए, सब क्या करेंगे? कोई हम उनके साथ जंग करने चल पड़ेंगे भारत के साथ, हमारे आपके मुल्क में हमने लिख के दिया, या इंटरनेशनल हम अदालत में चले जाएंगे कि जनाब भारत ने लिख के दिया। ये चीजें दुनिया भर में मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन बहुत सारे हिस्टोरिकल वाकयात हैं, बहुत सारे ऐसे वाकयात भी हुए हैं कि वहां पे हेड ऑफ द स्टेट्स पे उन पे हमले हुए हैं, जब वो उसमें जाते हैं होस्ट मुमालिक में, बहुत सारे जो हैं इस तरह के असैसिनेशन हुए हैं तारीख में। मैं आपको बहुत सारी मिसालें दे सकता हूं कि एक हेड ऑफ द स्टेट दूसरे मुल्क में गया, उस पर हमला हो गया, तो उसके बाद उस मुल्क के साथ क्या रवैया रखेंगे? बस ठीक है, भारत को आपने कहा हमारी टीम आ रही है, इसकी सिक्योरिटी जो है ये भारत की जिम्मेदारी। अगर खुदा ना खासा कुछ होगा तो भारत जिम्मेदार होगा, और बाकी जो हमारी टीम बड़े झंडे गाड़ या जिसके लिए बड़ी आप सिक्योरिटी मांग लें, वो देखें बांग्लादेश में, जो बांग्लादेश में जिस तरह का खेल खेल के आए हैं, जो वहां पे हमने उनका स्टाइल देखे और जिस तरह की टीम की, एशिया कप में जैसा खेला, इसलिए भारत को कोई, मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें कोई प्रॉब्लम होगा। और ना हमारी टीम इस पोजीशन में है, अगरचे हमारी ख्वाहिश तो होगी, हमारी ख्वाहिशों पर तो दुनिया नहीं चलती कि जीते। आपको लगता है कि जिस तरह का खेल हम खेल के हैं बांग्लादेश में और जिस तरह हारे हैं ये बुरे तरीके से, तो बड़ा जो हमारी टीम की कंसर्न्स हैं, चीजें हैं। बात काट रही हूँ, ईडन गार्डन्स का जो मैदान है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए बड़ा हमेशा से लकी रहा है।
ये कैसे वहां पे हारे हैं, वहां पे ये हारे भी हैं। एक बड़ा फेमस मैच हम जीते थे जिसके ऊपर वो तो 87 हुआ था, बेंगलोर का मैच था सर, वो मेरा ख्याल बेंगलोर में 87 एक आधा कलकत्ता के अंदर भी खेले गए थे, 5 हम जीते थे, 1 इंडिया जीता था। अच्छा, दूसरी बहुत सारी सपोर्टिंग क्राउड भी मिला पाकिस्तान को, तो एक वैसे दाद दें पाकिस्तानी क्राउड को, लोगों को मिलती है कि यहाँ पे आते इंडियन टीम आई थी, उनको कितना लाहौर में हारे थे मगर उसके बावजूद उनके साथ हमने बहुत अच्छा सलूक किया था। लेकिन इसका उन्होंने बदला दिया था। वैसे जब ये वसीम अकरम गए थे ना, इंडिया गए थे, तो वहां पे चेन्नई में या मद्रास में जब पाकिस्तान ने टेस्ट मैच जीता था वसीम अकरम की आदत में, तो पूरे चेन्नई के क्राउड ने खड़े होकर इनको अपलॉज दिया था, इनको चीयर किया। सो जहां पे कुछ इंतहा पसंद है क्लासेस साहब, वहां पर आपको इंडियन, आपको बात बताऊं, मेरी बात याद रखिएगा, इंडियन वैसे हमें दबाव में लाने के लिए, पाकिस्तान को वो थोड़ा सा घसीटने के लिए करते होंगे, लेकिन ये कभी भी नहीं होने देंगे कि वहां पे आपका इतना बड़ा वहां पे वो इवेंट हो रहा है और वो इजाजत करें कि वहां पे आए, होटलों पे हमले करें, खिलाड़ियों को नुकसान देने की कोशिश करें। ये सारी चीजें नहीं होने देंगे। और दूसरी बात, आप अगर यहां से ये इतला दे सकते हैं इंडिया को, और चौधरी साले खान साहब साफ तौर पर फैसले में शामिल होंगे कि आपके मुल्क में 10 से 15 ये दहशतगर्द आ रहे हैं, इतना एतमाद इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है, तो हजूर फिर ये भी एतमाद कर लें जो आप इंडियन कह रहे हैं कि आपकी टीम आ रही है, इनकी सिक्योरिटी करना हमारा काम है, नहीं भेजनी, क्योंकि इंडिया ने हमें जलील किया था, हमारे साथ सीरीज नहीं खेली, उसका बदला लेना है तो फिर ठीक है, फिर आप स्कोर सेटल कर रहे हैं, उनको भी घसीट रहे हैं, घसीटें, लेकिन ये कहना तहरीरी गारंटी दे, मतलब मिल जाए क्या करेंगे फिर? बिल्कुल क्लासेस साहब, इससे पहले मेरे जहन से सवाल भी निकल जाए, जिस तरह से आपने ये बात की तहरीरी गारंटियों वाली इंटेलिजेंस शेयरिंग से मुतालिक भी आपने बात की, तो आमिर मतीन साहब मुख्तलिफ हल्के तो ये भी बात कर रहे हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद कि शायद हमारी वजारत दाखिला ही नहीं चाहती कि हमारी टीम भारत जाए और जाकर वहां पे खेले, पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं है। मेरा ख्याल है ये फैसले के लिए लार्जर एक ग्रुप होना चाहिए, ये वजारत दाखिला पे नहीं छोड़ना चाहिए, इसमें क्रिकेट के लोग भी होने चाहिए, इसमें फॉरेन ऑफिस के लोग होने चाहिए और प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे ये फैसला करना चाहिए। बहुत बड़ा फैसला है कि वहां जाना है, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्रिकेट। आपने पाकिस्तान इंडिया के देखने हैं सफारती तल्लुकात किस नहज पे हैं, हमारी ये इंटेलिजेंस एक्सचेंज चल रही है, हम खुद जब कह रहे हैं कि यहाँ हमारे यहाँ से वहां पे लोग जा रहे हैं, तो हम खुद एक तरफ तो नहीं कंट्रोल कर पा रहे, यहाँ से लोग वहां जा रहे हैं, तो दूसरा सिक्योरिटी की काफी सारी हमारी म्यूचुअल कंसर्न। मैंने थोड़ी सी ना रिक्वेस्ट करनी इंडियन मीडिया से, मानी तो नहीं जाएगी, कि पाकिस्तान पे ना थोड़ी सी मेहरबानी करें, इस मुल्क, दोनों मुल्कों के इस खित्ते को इतना दूर ना कर दें कि एक दूसरे के मुल्कों में हम ना आ सकें। जिस तरह इंडियन मीडिया वहां पे आके प्ले करता है और जिस तरह पूरे मुल्क को उन्होंने हमारे को एक ऐसे पोर्ट्रे कर दिया इंडियंस को कि यहाँ पे 20-22 हर बंदा, अच्छा जितने इंडियंस आते हैं, बहुत सारे आते भी हैं, हमारे जानने वाले हैं, इतना मुतासिर होकर पाकिस्तानियों को हॉस्पिटलिटी से जाते हैं और वो हैरान हो कहते हैं हमें तो वहां मीडिया बताता है कि हर बंदे ने यहाँ पे कोई गन उठाई हुई है, किसी ने जैकेट पहनी हुई है और बंदे एक दूसरे को मार रहे हैं या दूसरों को मार रहे हैं। सो इंडियन मीडिया सर, इंडियन मीडिया को ये बड़ा गलत रोल अदा कर रहे हैं। इसका नुकसान हमसे ज्यादा उनको खुद होगा। लोगों को आने दें, मिलने दें, इतनी गलत पिक्चर पाकिस्तान के ना पोर्ट्रे करें। इतना भी बुरा नहीं है जितना आपने समझा। इंडिया का मीडिया बहुत ज्यादा मुतासिब है और उसकी वजह है हम इंडियंस को कल्चरली और सोशली ज्यादा जानते हैं, क्योंकि हम 10-20-40 साल से उनकी फिल्में ड्रामे देख रहे हैं। उनके यहाँ अंटिल रिसेंटली हमें वो जानते नहीं है। यहाँ से सिर्फ बुरी खबर जाती है, जब वाकया होता है, दहशतगर्दी का या धमाका होता है, तो सिर्फ वहां जब खबर जाती है, अच्छी खबर जाती नहीं है। ये सिर्फ रिसेंटली उन्होंने जिंदगी एक चैनल है जिसपे हमारे ड्रामे देखने शुरू किए हैं, तो जिससे उनको आम आदमी को पता चला कि हम भी नॉर्मल लोग हैं, तो वो उसका शिकार है। हम 10 साल पहले ऐसे थे। अब मैं बड़ा आई एम वेरी प्राउड पाकिस्तानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम मैच्योर कर गए हैं। हम अब जो है ना इतने ऑब्सेस्ड नहीं है उनके मुतालिक जितने वो हमारे मुतालिक ऑब्सेस्ड हैं। सो ये उनका इशू है कि उनके यहाँ मीडिया बहुत ज्यादा एंटी पाकिस्तान है और ये सेल करता है। हमारे यहाँ एंटी इंडिया स्टोरी सेल नहीं करती, हम इतने ऑब्सेस्ड नहीं है उनके मुतालिक। सही। अच्छा, इससे पहले आमिर मतीन साहब, वक्त की चूंकि कमी का सामना है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की 2 विकेटें गिरी हैं, उनसे मुतालिक भी मुख्तसर सी बात करेंगे। रऊफ क्लासा साहब, 2 विकेटें आज गिर गई हैं और हमने ये भी देखा कि इफ्तिखार आलम ने कहा कि कल हम लियाकताबाद में थे और वहां पर हमने अल्ताफ हुसैन की बड़ी तारीफें की, मुनाफिकाना तारीफें की, और आज बैठ के वही रोना रो रहे थे कि इस जमात में ऐसा होता है, इस जमात में वैसा होता है। 2-3 काम अच्छे हुए हैं पिछले 5-6 सालों में। एमक्यूएम की एक दहशत तो थी, वो मीडिया पे भी थी, हम माने ना माने ये सारे फैक्ट्स की बात है, लोगों को भी थी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे भी थी, और पर्टिकुलरली क्योंकि हमारी एस्टेब्लिशमेंट पिछले 14 साल उन्होंने एमक्यूएम को, उनके साथ बड़ी अच्छी दोस्तियां रही हैं, तल्लुकात रहे हैं, लिहाजा एमक्यूएम का भी हौसला बड़ा हुआ था। कोई उस वक्त जुर्रत नहीं कर, जनरल मुशर्रफ के दौर में किसको जुर्रत थी कि एमक्यूएम के खिलाफ वो रिवोल्ट करता। जनरल कियानी के 6 साल हमने देखे, वो भी एमक्यूएम के साथ अगर उसी तरह चलते रहे। सो वो उस दौर में जो दहशत उन्होंने कायम की, अपने पार्टी रहे
पार्टी रैंक्स पे, मीडिया पे, सिविल सोसाइटी में। सो इस वक्त जब आपको याद हो इमरान खान ने 2007 में जब वहां पे उसमें उन्होंने बैलेंस हुआ था 57-58 लोग, इमरान खान ने टेक ऑन करना शुरू किया, फिर नबील गबोल को हमने देखा उसने आके बात करनी शुरू की, अब उसने मुस्तफा कमाल ने चैलेंज किया। वो जो एक होता है फेयर फैक्टर होता है, एक आप पे नफसियाती दबाव होता है कि पता नहीं क्या कर गुजरेंगे। तो मुस्तफा कमाल ने, नबील गबोल हो या जुल्फकार मिर्जा, उसका नाम लेना जरूरी है, या अब इन्होंने जाके इमरान खान ने, इन्होंने एमक्यूएम का फेयर फैक्टर दूर किया है। उसके बाद रेंजर्स की हमने कार्रवाई देखी, जो मिलिटेंट विंग्स है विद इन एमक्यूएम, उनको उन्होंने डील किया। लिया जब से मिलिटेंट उनके विंग्स आके इन्होंने डील करने शुरू किए हैं रेंजर्स ने, तो जो पॉलिटिकल एलिमेंट है वो थोड़ी सी आजादी महसूस कर रहे हैं। अब उसको फील होता है कि अगर मैं यहाँ रिवोल्ट करूंगा तो शाम को मुझे कोई टारगेट किलिंग में नहीं मारेगा, आगे कोई मुझे गोली नहीं मारेगा, जैसे रशीद गडोल वगैरह पे हमले हुए थे। और अभी बहुत सारे लोग खामोश हैं, जिनकी मुझे खामोशी नहीं समझ आ रही। हमने हैदराबाद रिजवी साहब को नहीं देख रहे, उसके बाद फैसल एक मेरा फैसल सब्जवारी वो नजर नहीं आ रहे, रजा हारून नहीं आ रहे। इंफॉर्मेशन बेस्ड बता देता हूं आपको कि बेताशा इस तरह के लोग फेंस पे बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं कि ये किधर ऊंट किस करवट बैठता है। मगर काफी सारे लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं, ये मैं कहूं कि ये साहब ये एक ट्रेलर चल रहा है, अभी इसकी 1-2 किस्तें आई हैं, ये बड़ा लंबा ड्रामा है, इसकी बड़ी अभी किस्तें आनी है। मगर क्विकली 2 चीज फर्क पड़ गए हैं कि ये कराची जिस तरह ये कह रहे हैं कि अमन अमान, वो वाला कराची नहीं रहा, ये कराची बहुत बेहतर हो गया। और ये एमक्यूएम मिनिमम इसका नतीजा जो आजकल हो रहा है, रोज के 2-4 बंदे आ रहे हैं, ये एमक्यूएम भी वो एमक्यूएम नहीं रही कि यही लोग अब ये ठीक है थोड़ा सा स्क्रिप्ट होगा, कुछ लोग लाए गए होंगे, पर काफी सारी ये वाली रिजेंटमेंट पार्टी के अंदर मौजूद थी। अच्छा, बिल्कुल आपने पार्टी की बात की आमिर मतीन साहब, आपने फैसल सब्जवारी को क्लासा साहब ने भी बात की, तो खबरें तो ये भी गर्म है कि मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी को एयरपोर्ट से घर तक लाने के लिए, डिफेंस तक लाने के लिए फैसल सब्जवारी की गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, लेकिन उनकी जानिब से इस बात की तरदीद कर दी गई। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास से मुतालिक बताएंगे, जहां पर पीआईए की दुखी दास्तान सुनाई गई। हमारे साथ रहिएगा। मुकाबले में एक बार फिर से आपको खुशामदेद कहते हैं। कुछ पीआईए की दुखी दास्तान पर बात करेंगे। क्लासेस सब आपकी तरफ ही आएंगे। पीआईए तो अब ऐसा लगता है उस मरे हुए घोड़े की तरह है जिसको जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में भी खूब मातम हुआ इसके नहीं, वहाँ पे ब्रीफिंग हुई, हमारे रिपोर्टर भी हैं और वो बड़ा अच्छा काम करते हैं। इमरान मगराना रेगुलर वो भी गए थे वहाँ से, कुछ रिपोर्ट्स वो भी लेके आए, कुछ हमने भी देखी हैं सारी। इसमें अब हमने देखा है पीए पे जो अब तक गुफ्तगू हुई है, मैं समझता हूँ मीनिंगफुल गुफ्तगू जो है ना आज वहाँ पे हुई है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, और तमाम मेंबरान थे, मुझे उनको अप्रिशिएट करने दे जो वहाँ पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बैठे थे। सब ने उसमें खुर्शीद शाह साहब ने भी अच्छी गुफ्तगू की है, अच्छे मशवरे दिए हैं, उसमें शेख रशीद साहब भी थे, शफकत महमूद साहब ने भी एक बड़ा एक वहाँ पे अहम सवाल कुछ उठाए, शेख रुहेल असगर साहब ने 1-2 वाक्य उन्होंने सुनाए जो मेरे अपने भी कोई इस तरह के वाक्य हैं। आप मुझे इजाजत देंगे कोई जाती वाक्य मैं आपको एक आध उस पर मैं भी सुनाऊंगा। सो जहाँ पे आके देखा है हमने पीए का हाल, 350 बिलियन रुपीस का उन्होंने बताया कि लोन है पीए पे, 350 बिलियन का। और मुझे याद पड़ रहा है अच्छी तरीके से लाइबिलिटी लोन है, आम आदमी को तो इसी तरह समझ आएगी ना सर। आम आदमी को हम लाइबिलिटी बताएंगे तो बेचारा वो डिक्शनरी ढूंढता रहेगा, तो मेरी तरह के ये लाइबिलिटी क्या है कि मुझे भी नहीं शायद पूरा लाइबिलिटी का पूरा पता होगा। उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, 2008 या 9 की बात है। उस वक्त ये थे अहमद मुख्तार जो थे, ये डिफेंस मिनिस्टर थे और पीए को भी ये हेड कर रहे थे वहां पे इनके पास। इन्होंने कौमी असेंबली में एक सवाल के जवाब में बताया था कि पीए के जो लॉसेज हैं उस वक्त मुझे अच्छी तरीके से याद है, ये 35 अरब से लेके ये 60 तक थे। अच्छा, ये यहां से दरमियान में इन्होंने फिगर बताया था। ठीक है। इन्होंने कहा जनाब कि हमारे दौर में जो लॉसेज है हमसे पहले के अहमद सईद साहब जो थे इनके भाई थे, सो पीए का एवरेज लॉसेज आप 2008-9 में अगर आप उसमें 50 बिलियन रुपीज भी लगा लें तो मतलब ये 300 बिलियन रुपीज, 3 अरब आपका डॉलर जो है पिछले आपके 8 सालों में पीए के लॉसेज हुए, नुकसान हुए। और ये सारे का सारा दौर आपका पॉलिटिकल दौर है, जब पॉलिटिशियन रूल कर रहे थे। कोई मिलिट्री डिक्टेटर के खाते में तो पहले हम डाल देते थे ना कि उसने तबाह किया नहीं किया, तो मिलिट्री डिक्टेटर के दौर में मुझे अच्छी तरह याद है, मैं फिर भी मैं अपने फैक्ट्स में चेक करूंगा कि 35 बिलियन रुपीज के करीब लॉस था। अच्छा चले हम 50 कर लेते हैं, तो 35 से जायद कर लेते हैं, हम 50 कर देते हैं ना, तो अब ये पता चल रहा है कि 350 रुपए का नुकसान हो गया है। तो मुझे समझ आया यासिर अली जरदारी साहब जो आजकल वहां पे न्यूयॉर्क में फिर दोबारा अपने हाथ में स्टिक लेके बीमार होके फिर बीमार हो गए। मुझे 27 टीके याद आ जाते हैं, ऐसा मत करें। वो दोबारा बैठ के हमें कहानियां सुना रहे हैं, जरा उनसे पूछें कि हजूर जब आपने अपने पैलेट दोस्तों को लगाया यहाँ पे इसमें पीआईए में 300 अरब रुपए का नुकसान हुआ है आपके पॉलिटिशियन की हुकूमत में, और फिर हम जब बात करेंगे कहते हैं हम जमहूरियत के दुश्मन होते रहे।
अब जमहूरियत को गलत समझना चाहते हैं। सो जो वहां पे इन्होंने गुफ्तगू की है कि उसमें आकर नौकरियां दी गई हैं या चीजें ज्यादा की गई हैं, अच्छा उसका भी पता चल गया है, वो भी फैक्ट्स आ गए थे। वो कहते हैं जिन लोगों को नौकरियां दी गई वो तो बजट के इतना पैसा हिस्सा बनते ही नहीं है। अगर आप वहां पे लगा भी लें कि ज्यादा लोगों को नौकरियां मिली हैं। एक ने मुझे पीए वाले ने बताया, उसने कहा आप हर वक्त हमारे ऊपर चढ़े रहते हैं कि ये देखें हमने ये कर दिया। उसने कहा जब यहाँ पे बेकरी वालों को आप देंगे इसका किचन का ठेका देंगे, एक लाहौर की बहुत बड़ी बेकरी है उसको ठेका दिया गया है। एक और स्कैंडल है, एक और है बेकरी वाले जो है वो जहाजों पे खाने दे रहे हैं। भाई केक बनाने वाला जब वहां पे खाना बनाने पे तुल जाएगा तो उसके बाद तो सर्विस तो मुतासर होगी, लोग भी होंगे सारे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा क्लासा साहब, अभी आपने जिस तरह से खुर्शीद शाह की और पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत की बात की है, आमिर मतीन साहब, जब ये अभी तो हमने देखा कि इस इजलास में बड़े मुफीद और मुनाफा बख्श इदारा बनाने के मशवरे दिए गए खुर्शीद शाह की जानिब से, जब ये खुद हुकूमत में थे तब PIA के मुतालिक इन्होंने क्यों नहीं सोचा? पीपल्स पार्टी का सिर्फ PIA की हद तक वो नहीं था। ये याद रहे कि इस वक्त 500 अरब रुपए है जो कि जिन्हें हम स्टेट एंटरप्राइजेस कहते हैं, उसका जो टोटल लॉस है वो सालाना जो है 500 अरब रुपया इनमें जाता है। तो इन सबको ठीक तो करना है। मेरा सिर्फ उस पर मसला ये है कि जनाब आपने एक प्राइवेटाइजेशन कोई पॉलिसी तो दें पहले कि जनाब आप करना क्या चाहते हैं। कैसे 2.5 साल गुजर गए, अभी तक वो पॉलिसी नहीं आई जिसमें हम समझ आए कि इन सबको कैसे करना है। कमिंग टू PIA के मतलब एक बड़ी अच्छी बात है कि आज जिस तरह इन्होंने किया कि सबके साथ एक ब्रीफिंग हुई, डिस्कशन हुआ, ट्रांसपेरेंसी नजर आई, जो बात आए सवालात आए, इस तरह होना चाहिए था। इससे पहले ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और झूठ बोला जा रहा था। फॉर एग्जाम्पल सारा क्रेडिट उन्होंने शुजात अजीम साहब को दे दिया कि जी उन्होंने इतनी बचत कर दी। भाई साहब उन्होंने नहीं की। तेल की कीमत जो है ना $120 से 27 पे आ गई है। और PIA किसी भी एयरलाइन का जो 50% खर्चा होता है वो उसके फ्यूल का होता है। फ्यूल जब इतना सस्ता हो जाएगा तो उनका कमाल नहीं है, ये उसके आजकल आसान है PIA को ठीक करना, क्योंकि उसका सबसे बड़ा खर्चा जो है बहुत सस्ता हुआ है। पेट्रोल बड़ा सस्ता है, सबसे बात पहली बात। दूसरा ये है कि इस पर ट्रांसपेरेंसी रखें। इसका जो सारा इशू बना हुआ था कि हमें नहीं पता था कि जनाब ये सवाल आ जाते थे, और इनका एक माजी रहा है, माजी की 1992 से लेके आज तक वो सिलसिले चल रहे हैं, कौन से बैंक सीमेंट कैसे कैसे दिए गए। इसलिए ऑल द मोर रीजन के इनको ज्यादा ट्रांसपेरेंट रखें और हमें समझाए तो सही कि करना क्या चाहते हैं। तो वो जवाब हैं जो आज चंद मिले हैं, सही कह रहे हैं और हम क्रेडिट दे रहे हैं कि सिर्फ हम मनफी बातें नहीं करते, हम पॉजिटिव के ये तरीका है जो आज पब्लिक अकाउंट कमेटी में अच्छी डिस्कशन हुई है। टीवी के ऊपर भी ऐसी करना चाहिए। वो मोहम्मद जुबैर साहब है हमारे दोस्त, वो बेचारे लड़ने लग पड़ते हैं बजाय एक्सप्लेन करने की। उनको कोई जो मेरा ख्याल है उनको तहम्मुल भी करना चाहिए और ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए। जैसे आप भी बात कर रहे हैं, शफकत महमूद साहब की जानिब से भी तो ये सवाल उठाया गया था कि अगर 320 अरब की अदायगी कर दी जाती है तो उसके बाद क्या प्लान है, उनको भी व्हाट नेक्स्ट के सिर्फ उनका आप लायबिलिटी तो दे देंगे मगर अल्टरनेट प्लान तो बताएं। वो प्लान नहीं अभी तक हमारे साथ शेयर करते। मतलब मैं कह रहा हूं वो कहेंगे जनाब वो तो बड़ा शेयर किया हुआ था। अब वो कल अगर जुबैर साहब से पूछ रहे कहेंगे आपको नहीं पता चला, बाकी तो सारे पाकिस्तान को पता है। उनका ख्याल है कि सबको पता है। बिल्कुल बिल्कुल। आमिर मतीन साहब, जिस तरह से आपने बात की, क्लासा साहब, किसी भी इदारे को मुनाफा बख्श बनाने के लिए मशीनरी तो एक अलग चीज होती है, अमले का रवैया भी बहुत जरूरी होता है। मैंने अपनी जिंदगी में, मुझे याद पड़ता है, सिर्फ 2 दफा सफर किया होगा PIA में, उसके बाद से मैंने तौबा कर ली कि मैंने सफर नहीं करना। शेख रुहेल अस्कर ने अपना इसमें एक्सपीरियंस शेयर किया कि पानी दूसरी दफा मांग लो तो अजीब मुंह बना लेते हैं, सर्दी आती है तो सफर करते हुए कंबल और तकिया फराहम नहीं किया जाता। तो ऑफ कैमरा आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, जरा ऑन कैमरा भी बताएं हमें। एक तो पहले तो आप जो हमसे ना ज्यादा समझदार निकले कि 2 दफा PA पे सफर किया, आपने कहा जी मैंने फिर नहीं करना है। हमारा हिसाब हो चुका है सरदार जी वाला, जो रोजाना घर से निकलता था सामने केले का छिलका पड़ा होता था और उससे वो गिर जाता था, फिर चलता था। तो चौथे दिन जो निकला फिर केले का आगे पड़ा होता था, उसका छिलका पड़ा होता, फिर कहते मेरे रब्बा फिर गिरना पाएगा। हम तो जी हर दफा गिरते हैं और PA से सफर करते हैं कि चलो हमारे टिकट के पैसे इनकी जेब में जाना चाहिए। मैं जाती वाकया सुना दूं, मैं लंदन से आ रहा था, कोई आज से 5-6 साल उसकी बात है, ये फैमिली के साथ। मैंने पानी मांग लिया जैसे उन्होंने शेख रुहेल अस्कर साहब ने कहा है, तो मैंने मांग जितने इससे बुरे तरीके से वो जो उसने मुंह बना के कोई कड़वाहट के साथ एयर होस्टेस साहबा ने आके मुझे पानी दिया, उसके बाद उसने खाना देना था। मैंने कहा कि अगर आप तो मैंने पानी मांगा मेरे साथ, इतना बुरा मुंह बनाया, इतनी नाराज, इतनी मतलब उस अगेन किसी और वजह से नाराज हो गई शायद, चलो बेनिफिट है चौधरी निसार की तरह जो भी था। मैंने गुस्से में और तो कुछ कर नहीं सकता था। मैंने उसके बाद खाना नहीं खाया, पूरे जहाज ने खाना खाया, मैंने एहतजाजन खाना नहीं खाया। तो मेरी वाइफ ने भी कहा कि खाना खा लो तो आप उसको पेट को तो सजा ना दो। मैं कि जितने बुरे मुंह से इसने मैं एक पानी का गिलास दिया है, उसके बाद पता नहीं खाना तो आकर मेरे मुंह पे ना मारे कि जनाब कि आपने खाना क्यों मांग लिया सारे का सारा। और पूरा रास्ता में 8 घंटे के फ्लाइट में भूखा चला आया मैं यहाँ तक।
मैंने ना उससे कोई चीज दोबारा मांगी डर के मारे कि मैं फिर कोई इस तरह की चीज होगी, ना मैंने उसके साथ ना उससे खाना खाया। मैं सिंपली ये कह रहा हूँ पीआई के लोगों से, अच्छा लोग इज्जत भी करते हैं, ये नहीं कि हम जाते हैं बाज दफा, ये सारे लोग ऐसे भी नहीं होते, वहाँ अच्छे आकर सर्विस भी देते हैं, बड़े अच्छे तरीके से डील भी करते हैं, लेकिन इस तरह थोड़ी सी ट्रेनिंग नहीं है आपके पास। अब 350 बिलियन रुपीज आप खर्च कर गए, जाय कर गए, कोई नए जहाज ले लेते कोई। अच्छा एक यहाँ पे बोइंग जहाज का स्कैंडल आया था, वो फिर नाराज हो जाएंगे, ख्वाजा आसिफ नाराज हो जाएंगे क्या एक दफा फिर आपने डिस्कस कर लिया? डिस्कस वो उस पे एक बहुत बड़ी आला कमेटी बनाई गई थी कि ऐसे नहीं इसके पीए के नुकसान पहुंचे। एक आसिफ जरदारी साहब के दौर में, अहमद मुख्तार साहब के दौर में, जो गायब हैं अब, जिनका नाम ही नहीं है, एक बोइंग त्यारा खरीदा गया था अमेरिका से, उसमें जो घपले आए थे ना, ये हम नहीं कह रहे, उसमें नवाज शरीफ साहब ने आते ही एक इजलास बुलाया, इसमें किसी स्टोरी में लेके आऊंगा दोबारा। इजलास में उन्होंने कहा जनाब कि ये बोइंग इसमें त्यारा खरीदा गया है, इरेगुलरिटीज की गई हैं, और उस पर बोइंग वाले इन पे केस कर रहे थे, कोई पैसों का आगे मामला चल रहा था। नवाज शरीफ साहब ने कहा जी इंक्वायरी करो, ख्वाजा आसिफ को इंक्वायरी ऑफिसर लगाया गया, उसमें साथ ये थे अपने शुजात अजीम साहब इंक्वायरी में थे, एविएशन के थे, कि इंक्वायरी करें कि पीपल्स पार्टी के किन किन लोगों ने माल खाया इसमें बोइंग में से। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। उसके बाद अल्लाह भला करे इसके इमरान खान साहब का, ये धरना लेके पहुंच गए, उन्हें जरूरत पड़ गई पीपल्स पार्टी की, उसके बाद वो कहते चिरागों में रोशनी ना रही। बोइंग त्यारे की खरीदारी में जो यहाँ पे उसमें रेगुलरिटीज हुई, पैसे खाए गए, माल खाया गया। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने कभी ख्वाजा आसिफ से नहीं पूछा कि जनाब मैंने किसी दौर में आपको एक इंक्वायरी ऑर्डर की थी, मैंने कहा था कि पीपल्स पार्टी दौर में जहाज खरीदा गया था अमेरिका से, और बोइंग था, और बोइंग कंपनी के साथ बड़े मसाइल चल रहे थे, उसकी पेमेंट भी करनी थी, उसका क्या बना? ये होते हैं इस मुल्क के मफादात। ये ऐसे 350 अरब डॉलर, आपका $3.5 बिलियन का नुकसान ऐसे नहीं हो गया। इसी तरह बोइंग जहाज खरीदो, डाल के इन पे दो, बस वही बात आ जाती। क्लास साहब की बातें तो बड़ी हैं, लेकिन वक्त की कमी का सामना। इसके साथ प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह बरोज़ फिर आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।